तो आइए आज पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस तक पूरा पढ़ा चुके हैं, सभी के कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। पहचान क्या पास्ट परफेक्ट टेंस की? इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी दशा में होता है जबकि भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन हो, जिसमें एक काम दूसरे काम के पहले समाप्त हो जाता है, किंतु दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। मतलब वाक्य को पढ़ने से ये लगेगा कि दो कार्य हो रहे हैं, दोनों पास्ट टेंस में ही समाप्त हुए हैं, एक काम के पहले एक काम हो गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस इसका नाम क्यों रखा गया है? पास्ट में परफेक्ट हो गया पूरा, यानी कि ये पास्ट का भी पास्ट होता है, उसको हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में यही अंतर है। पास्ट इंडेफिनिट कोई एक काम होता है, ठीक, पास्ट में हो गया रहता है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट का भी पास्ट होता है, इसमें दो कार्य होते हैं, एक का पहले समाप्त होता है, एक बाद में। तो जो पहले समाप्त होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है, साधारण वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग उस दशा में होता है जबकि उस वाक्य में बिफोर, टिल, अनटिल, ऑलरेडी का प्रयोग होता है। साधारण वाक्य की मतलब क्या? साधारण वाक्य माना जिसमें एक ही वाक्य रहे, दो वाक्य ना जुड़े हों। दो वाक्य को हम कहते हैं मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक ना। तो अगर साधारण वाक्य रहेगा तो उसमें पहले के लिए हाँ ऑलरेडी भी लगा सकते हैं, ऑलरेडी माने पहले ही, बिफोर लगा सकते हैं, टिल लगा सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रहेगा तो इनके लगाने के बाद भी बिफोर के साथ दो सब्जेक्ट दो वर्ब आएंगे। तीसरा नियम, इन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में बहुधा माने अक्सर, प्रायः, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि चुका था, चुकी थी आप याद कर लीजिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, इसमें चुका था हो जाएगा। उसके अलावा जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में या है, आ है, ये सब नहीं आता है, तो हा की जगह था आ जाएगा, या था, ये थी, ये थे, और आ, ई, ए भी इसमें आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का भी वाक्य इसमें जुड़ा रहता है, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट परफेक्ट की दोनों की पहचान आती है। चलिए वाक्य देख लेंगे उदाहरण, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल नंबर 1, साधारण वाक्यों के अनुवाद में जिसमें केवल एक ही क्रिया हो, पहले कर्ता फिर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। साधारण वाक्य मतलब जिसमें दो वाक्य नहीं रहते, सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट रहेगा एक वर्ब रहेगा, उसको साधारण वाक्य कहेंगे। तो उसमें बताया क्या जा रहा है कि हेड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसी से आपका काम चल जाएगा। जैसे उदाहरण, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था, तो ही हैड ऑलरेडी प्लेड विथ दीज टॉयज। ऑलरेडी माने होता पहले ही, ऑलरेडी का प्रयोग मुख्य क्रिया से पहले लगता है, इसलिए ऑलरेडी प्लेड हो गया। जैसे हिंदी में भी नहीं कहते पहले ही खेलना, तो उसे ऑलरेडी प्ले, ठीक। विथ माने से, खिलौने से खेलना, से का अंग्रेजी विथ लगता है, ठीक, प्ले के साथ विथ लगता है, इतना जान लो। जैसे खिलौने से खेलना या मेरे साथ खेलना, प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो या मुझसे खेलो, ठीक है, बात एक ही बात। मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था, आई हैड सीन दिस गेम बिफोर, पहले ही का अंग्रेजी बिफोर भी लिख सकते हो आप। ध्यान अंतर ये कि बिफोर लिखोगे तो वाक्य के अंत में आएगा, और ऑलरेडी लिखोगे तो मुख्य क्रिया से पहले आएगा, बस इतना ध्यान देना, ठीक। रूल नंबर 2 देखते हैं। अब तो एक वाक्य वाला था, अब दो वाक्य वाला भी देखिए। ऐसे वाक्यों में जिनमें भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन होना पाया जाए, तो जो काम पहले समाप्त हो गया हो उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, अर्थात उसमें पहले कर्ता फिर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो कार्य बाद में हुआ हो उसका अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। सिंपल पास्ट अर्थात उसमें पहले कर्ता फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सिंपल पास्ट माने वर्ब की सेकंड फॉर्म आने जिसमें आती है अफर्मेटिव, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी। तो इसमें दो कार्य हो रहे, एक मैं स्कूल पहुंच रहा है, एक वर्षा हो रही है। तो जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें ये बताइए कि मैं पहले स्कूल पहुंचा हूँ कि पहले वर्षा हो चुकी थी? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी थी, पहले वर्षा हो चुकी है। तो ट्रिक जान लीजिए, अगर ना समझ में आया कि कौन सा काम पहले होता, तो पहले ही, पहले के आगे जो वाक्य में लिखा गया रहता ना, वही काम पहले ही हो चुका होता, क्योंकि बता रहा है ना पहले ही वर्षा हो चुकी, मतलब प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है। मेरे स्कूल से पहुंचने से पहले ही वर्षा हो चुकी, प्रश्न पूछे कौन पहले, पहले ही वर्षा हो चुकी थी, यानी वर्षा पहले हो गई। क्लियर? तो पहले ही वर्षा हो चुकी थी, इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, तो हो जाएगा इट हैड बिगन टू रेन बिफोर। इट हैड बिगन टू रेन माने पहले ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी। बिगन टू रेन माने वर्षा होने शुरू होना, बिगन माने शुरू होना ना, बिगिन का थर्ड, वर्षा होना शुरू होना मतलब आरंभ होना, बिगन मीन्स आरंभ होना, शुरू होना। वर्षा पहले ही शुरू हो गई थी, कब?
मेरे स्कूल पहुंचने से। तो अगला वाक्य क्या है, मैं स्कूल पहुंचा, तो आई रीच द स्कूल। मेरे का अंग्रेजी ध्यान देना, आई नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव माई माने मेरा होता, तो वो पजेसिव केस है। और जब यहाँ सब्जेक्ट की जगह लिखना तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ता। सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई सब्जेक्टिव है, मी ऑब्जेक्टिव है, माई और माइन पजेसिव है। ठीक, तो क्योंकि मेरे के साथ तब तक हम मेरे की अंग्रेजी माई तब तक नहीं लिख सकते हैं जब तक इनके साथ कोई नाउन नहीं रहेगा। अगर ये होता मेरे भाई के स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे पिताजी के, मेरे दोस्त के, तब माई फ्रेंड लिख सकते थे। अगर माई के साथ कोई नाउन नहीं है तो हम माई नहीं लिखते हैं, मतलब मेरे के साथ कोई हिंदी में नाउन नहीं है तो मेरे के अंग्रेजी हम आई लिख देते हैं। क्लियर, सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। पजेसिव केस में तभी लिखा जा सकता है जब इसके साथ नाउन। अगला है, पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। द थीव्स हैड रन अवे, चोर भाग चुके थे। रन अवे माने तो भाग जाना, चले जाना। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले। आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें दी गई हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिए। यदि कार्य में पहले या पूर्व शब्द आया हो तो पहले समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है। पहले समाप्त होने वाला कार्य कैसा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब ये क्या होता है, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी दो कार्य होंगे जो पहले समाप्त होगा उसको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माने होता है मुख्य या प्रधान उपवाक्य, और बाद वाले को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अतः अनुवाद में पहले प्रिंसिपल क्लॉज लाते हैं और बाद में सबऑर्डिनेट क्लॉज लाते हैं। देखो नियम नंबर 2 के उदाहरण, नियम नंबर 2 के उदाहरण कहाँ है, हाँ इसमें देखिए, हम पुलिस के आने से पूर्व ही चोर भाग चुके थे। इसमें हम क्लॉज आपको समझा दे रहे हैं क्या है, 2 का उदाहरण बता रहे हैं। इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, द थीव्स हैड रन अवे, इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, जो मुख्य उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, यानी कि बिना कंजक्शन के रहता है, उसमें कोई कंजक्शन वगैरह नहीं जुड़ा रहता है। और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, ये आश्रित उपवाक्य। आश्रित मतलब वो किसी कंजक्शन से जुड़ा रहता है। ठीक, जो क्लॉज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हो उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, जो क्लॉज अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य क्लॉज पर आश्रित नहीं होता है, अपने आप में स्वतंत्र अर्थ देता है, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब कोई छोटा सा वाक्य, साधारण वाक्य, उसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, उसमें कोई कंजक्शन वगैरह ना हो। और दूसरा वाला क्या है, उस सबऑर्डिनेट में कोई कंजक्शन शुरू होती है। ये जान लीजिए, बिफोर से या आफ्टर से लेके जितना आधा वाक्य लिखा जाता है उसी को हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। क्लियर, तो ये 2 क्लॉज इसमें रहेंगे, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल। 3 ही क्लॉजें होती है। एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज में उसके कंजक्शन कुछ और रहते हैं, जैसे एंड हुआ, बट हुआ, और एट, स्टिल, हाउएवर, ये कुछ होते हैं कंजक्शन। उसको आपको क्लॉज वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कंजक्शन वाले चैप्टर में। ठीक, 3 ही क्लॉज होते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़े होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो यहाँ बिफोर और आफ्टर से जुड़ेगा तो सबऑर्डिनेटिंग ही बनेगा। बाकी जो बिना कंजक्शन कराते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। आगे देखते हैं, हाँ, अतः अनुवाद में आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आती है। तो इस तरह से नोट नंबर 2 देख लीजिए। तो पहले में 2 वाला तो बता दिए, बिफोर वाला 2। यदि वाक्यों में बाद या पश्चात शब्द आए तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य होता है तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अतः अनुवाद आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आती है। यानी कि सुन लो, अगर पहले या पूर्व आएगा तो पहले पास्ट परफेक्ट लिखा जाएगा, तब उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। अगर बाद आएगा तो पहले बाद वाला काम लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तब उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। क्योंकि तब आफ्टर लगा के हम पास्ट परफेक्ट बाद में करेंगे, यानी कि आफ्टर या बिफोर के बाद जो लिखा जाएगा वही सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। ठीक, क्योंकि वो कंजक्शन शुरू होती है। इतना इसका पॉइंट है। देखते हैं उदाहरण, सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी, मतलब आफ्टर वाला भी उदाहरण देखते हैं। खाना खाने के बाद रमेश स्कूल चला गया। तो रमेश वेंट टू स्कूल, रमेश स्कूल चला गया। आफ्टर ही हैड टेकन हिज फूड, खाना खाने के बाद। अब यहाँ देख लेना है कि रमेश ही खाना खा रहा है, रमेश ही स्कूल जा रहा है। तो आफ्टर के बाद वह नहीं आया हिंदी में, लेकिन तब भी ही लगा दिया गया, क्योंकि रमेश खाना खाया, रमेश स्कूल गया। तो दूसरी बार हम नाउन लिखते नहीं, उसके लिए प्रोनाउन ही लगा देते हैं। क्लियर, क्लासेज में आपको इस तरह के रूल्स आपको लिखवा के ब्लैक बोर्ड पे जो बताए गए हैं सारे एग्जांपल्स, उसमें ये सब एक्सप्लेन किया गया है। तो ये तो आपको किताब से रिवीजन करा के आपको जो है एक्सरसाइज सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक, फिलहाल जो नहीं भी लिखे हैं डायरेक्ट यहाँ से भी समझेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरी तरह से कम्प्लीटली तैयारी करवाई जा रही है। तो ये ही जो है
आफ्टर के बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो ये रमेश के लिए ही लगा, इतना ध्यान देना। उसके बाद है टेक्निक। अगला वाक्य, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया था। तो द पेशेंट डाइड, रोगी मर गया था, क्योंकि बाद में काम कौन हुए, रोगी मरा, तो बाद शब्द बता रहा है, बाद रोगी मर गया था बाद में। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे हम बाद वाला, आफ्टर, फिर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के आने के बाद वाला लिखेंगे। नोट नंबर टी देख रहे हैं, यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया भूतकाल में हो और आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हो, प्रेजेंट परफेक्ट की हो, तो भी आश्रित उपवाक्य के अनुवाद में क्रिया भूतकाल में ही रखी जाती है। कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको थोड़ा सा अलग है, इसको भी ध्यान दें, फिर से पढ़ दे रहे हैं। यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया भूतकाल में हो, भूतकाल में होता पास्ट टेंस में हो, प्रिंसिपल क्लास माने जो बिना कंजक्शन के हो, और हाँ, और आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट की हो, तो भी आश्रित उपवाक्य के अनुवाद में क्रिया भूतकाल में ही रखी जाती है। यानी कि इधर वाला पास्ट टेंस में है, कंजक्शन के पहले पास्ट टेंस में है, तो उधर प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान लिया है, गया है, चुका है, तब भी हम इधर पास्ट परफेक्ट में ही लिखेंगे, हाइड कर देंगे, है चाहे ना लिख के। जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है, ध्यान से देखिए, इसमें आप गलती नहीं तो कर सकते हैं। सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, आ गया ना, सीता ने मुझे बताया, ये पास्ट इंफिटेंस है कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, तो कर लिया है या कर चुका है, तो ये किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। लेकिन बताया क्या जा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखोगे, पास्ट परफेक्ट में ही लिखोगे। क्यों लिखोगे, उसका रूल है कि अगर इनडायरेक्ट का ये रूल है, इनडायरेक्ट अभी आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये बताया गया, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता तो उधर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते। ये आप वहाँ पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना ट्रांसलेशन के लिहाज से जान लीजिए, ठीक। उदाहरण देखिए, हम समझा दे रहे हैं, टेंशन ना लेने का। सीता ने मुझे बताया, तो इसकी अंग्रेजी सीता टोल्ड मी, ये आपका प्रिंसिपल क्लाज है, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इनडायरेक्ट में, उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लाज पास्ट परफेक्ट टेंस में कहते हैं, ठीक। उसके बाद कंजक्शन यहाँ दैट लगा है भाई, जब टोल्ड रहेगा सिड रहेगा तो दैट ही लगता है सर्ट सेंटेंस में, ठीक। तो दैट लगेगा, बिफोर उफोर नहीं लगेगा सिड या टोल्ड के साथ, क्लियर। अब उसके बाद जो है की आ रहा है हिंदी में ना, हिंदी में अगर की आता तो की का अंग्रेजी क्या होता है, दैट। वैसे भी जान लीजिए, बाद आता तो आफ्टर होता, पहले आता तो बिफोर होता, तो की के लिए दैट लगाते हैं। इनडायरेक्ट में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए, ठीक। वह उसने अपना काम समाप्त कर लिया, उसने का अंग्रेजी होता है सी, ठीक। सीता ने काम पूरा किया ना, तो सीता के लिए हम सी लगाएंगे, उसने का अंग्रेजी, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ क्या, वैसे तो सीता ने अपना काम समाप्त कर लिया या उसने अपना काम समाप्त कर लिया, तो ही हैज़ डन हर वर्क होगा, सी हैज़ डन हर वर्क। लेकिन ये इधर टोल्ड के नाते हैज़ का क्या हो गया, यहाँ हैड हो गया है, ठीक। उसके बाद फिनिश्ड हिज वर्क, समाप्त करना, फिनिश्ड हिज वर्क। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नोट नंबर 4 देखते हैं। तो तब का अनुवाद देन से नहीं किया जाता, बल्कि तो या तब के लिए केवल कामा लगाते हैं। यानी कि हिंदी वाक्य जब आप पढ़ रहे हैं उसमें तो आ जाता है, तब आ जाता, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, केवल कामा लगा देते तो मान लिया जाता है। जैसे उदाहरण, जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे, तो इसको ऐसे भी कह सकते, जब मैं घर पहुंचा तब सभी अतिथि जा चुके थे। तो हिंदी हमारी भाषा चाहे तो कहें चाहे तब कहें, लेकिन जब के बाद तब कहेंगे या जब के बाद तो कहेंगे, या यदि के बाद भी हम, यदि मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक। तो इस तरह से यदि के साथ भी तो आ जाता है, और जब के साथ तो या तब दोनों आ सकता है। तो इनकी अंग्रेजी, दोनों की अंग्रेजी क्या, तो या तब की अंग्रेजी कामा लगाया जाता है, क्लियर। उदाहरण देखते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो अतिथि जा चुके थे। व्हेन आई रीच्ड होम माने जब मैं घर पहुंचा, तो के लिए कामा लगा दिए। ऑल द गेस्ट माने सब अतिथि, ऑल माने सब या सभी अतिथि, गेस्ट हाइड गॉन माने जा चुके थे। एक बात लेकिन और भी ध्यान से सुन लीजिए, तो व्हेन जब हिंदी वाक्य में जब या यदि ये शब्द आएगा तब तो बाद में तो या तब रहेगा। लेकिन अगर यही वाक्य हम ऐसा लिख दें, ऑल द गेस्ट, ऑल द गेस्ट से हाइड गॉन, सभी अतिथि जा चुके थे, उसके बाद हम लिखेंगे व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम, तो हम कामा नहीं लगाएंगे। व्हेन अगर बीच में आ जाएगा व्हेन या इफ, तो कामा नहीं लगता है, अपने आप अर्थ उधर से ही लिया जाएगा, जब सभी अतिथि जा चुके थे तब।
मतलब जब मैं घर पहुंचा तो सब थी क्या, तो कामा नहीं लगेगा। इस तरह से आपको ये ध्यान देना है कि अगर आल वाला पोर्शन पहले लिखा जाएगा तो यहाँ व्हेन से जोड़ा जाएगा, इधर वाला पोर्शन आ जाएगा, यहाँ कामा नहीं लगेगा। एक्सरसाइज नंबर 46 का पहला वाक्य है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैड ऑलरेडी हर्ड। ऑलरेडी माने होता पहले ही किताब में दिया है, लेकिन ये मेन वर्ब से पहले लगता है ऑलरेडी हर्ड, पहले ही सुन चुका था। क्या सुन चुका था? दिस न्यूज़ बिफोर नहीं लगेगा, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। या तो जो बिफोर लगाए तो ऑलरेडी शुरू में मत लगाइए, आई हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, तब भी सही है। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। तो पहले गाड़ी छूट चुकी थी, ये काम होगा पहले। तो द ट्रेन हैड, छूटना का कह डिपार्टेड कह दीजिए, DEPARTED। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, डिपार्ट माने प्रस्थान करना, छूट जाना, चले जाना, ठीक। अच्छा बिफोर कह दीजिए, पहले ही कहेंगे बिफोर, क्योंकि यहाँ दो वाक्य है तो बिफोर से ही जोड़ा जाएगा। ऑलरेडी से तो एक वाक्य रहता तब लगता है, क्योंकि बिफोर ही लगेगा अगर दो वाक्य रहेगा, क्योंकि बिफोर कंजक्शन है, ऑलरेडी तो एडवर्ब है। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर, उसके स्टेशन पर पहुंचना, उसके आगे जो बिफोर ही, उसके के मतलब ही, उसके स्टेशन पहुंचना मतलब वह स्टेशन पहुंचा। बिफोर ही रीच्ड एट द स्टेशन, एट द स्टेशन माने स्टेशन पर, स्टेशन पहले पर कहेंगे, एट लगेगा, ठीक। सूरज निकलने के बाद वह उठ चुका था, तो पहले वह उठ चुका था, बाद शब्द आया ना, तो बाद वह उठ चुका था, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, तो हो जाएगा ही गाट अप। गेट अप माने उठना, सेकंड फॉर्म लगेगा यहाँ, गाट अप। ही गाट अप आफ्टर लगेगा, बात करेंगे आफ्टर। सूरज निकलना का मतलब द सन हैड राइजन, आफ्टर द सन हैड राइजन, ये चीज़ होगा। जब हरी कॉलेज पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था, तो हो जाएगा द ड्रामा हैड इंडेड, द ड्रामा हैड इंडेड, ड्रामा समाप्त हो चुका था। व्हेन हैरी रीच्ड कॉलेज, व्हेन हैरी रीच्ड कॉलेज, हाँ ये आप पहले भी लिख सकते थे, व्हेन हैरी रीच्ड कॉलेज, तब कामा लगता है, द ड्रामा हैड इंडेड के अंग्रेजी। क्लियर? अब इसमें देखिए व्हेन अगर लगा दोगे तो बिफोर नहीं लगेगा, ठीक। व्हेन हरी, जब हरी रीच्ड कॉलेज, रीच्ड कॉलेज पहुंचा, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, व्हेन हरी रीच्ड कॉलेज, तब कामा करके द ड्रामा हैड एंडेड, दोनों सही है। अगर ड्रामा पहले लिखोगे ड्रामा वाला वाक्य, तब तो की अंग्रेजी नहीं लिखता, लगा जाता कामा, नहीं तो लगता है। या इसको आप बिफोर से भी अगर बना देते तो सेंस वही रहता, गलत नहीं होता। द ड्रामा हैड एंडेड बिफोर हरी रीच्ड कॉलेज, बात तक के हुआ ना कि ड्रामा जो है हरी के कॉलेज पहुंचने से पहले समाप्त हो चुका था, ये ऐसे कहो, या जब हरी पहुंचा कॉलेज तब ड्रामा समाप्त हो गया, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए व्हेन से भी बना सकते हो, हैड से भी अगर कहीं बनाया गया तो गलत नहीं है, ठीक। तो इसलिए जब के लिए व्हेन से बना सकते हो आराम से। तो व्हेन वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, उसके बाद वाला पास्ट। उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही हैड लर्नड हिज लेसन, ध्यान देना, ही हैड लर्नड होगा, टोल्ड पास्ट में है ना, तो चुका है भले है लेकिन हैड ही लगेगा, पीछे नियम बताया गया था ना कि अगर पास्ट है प्रिंसिपल क्लास तो सबऑर्डिनेट क्लास को भी पास्ट में लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट का रूल है ना कि इधर टोल्ड है तो उधर भी पास्ट में बता दीजिए। अगला, 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे, तो इसका होगा ऑल द होटल्स, सब होटल के अंग्रेजी ऑल द होटल्स हैड क्लोज्ड, बंद हो चुके थे। कब तक? बाई 8 o'clock, 8 बजे तक के अंग्रेजी किताब में दिया, बाई 8 o'clock, निश्चित समय के लिए बाई लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। अगला, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था,
तो हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। इस तो कई बार आप पढ़े होंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। चोर के जाने के बाद पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो पहले पुलिस वहाँ पहुँची थी। द पुलिस रीच्ड देयर, द पुलिस रीच्ड देयर, पुलिस वहाँ पहुँची थी। कब पहुँची थी? पुलिस के जाने के बाद। आफ्टर द थीफ हैड गॉन, आफ्टर माने बाद, द थीफ हैड गॉन, पुलिस के जाने के। जब हम कॉलेज पहुँचे तब घंटी बज चुकी थी, तो शुरू से भी बना सकते हो व्हेन वी रीच्ड कॉलेज, व्हेन ही रीच्ड कॉलेज, कामा द बेल हैड रंग, तब के लिए कामा लगा देंगे अगर व्हेन शुरू में लिखेंगे, ये तो बीच में लिखो तब कामा नहीं लेंगे। व्हेन वी रीच्ड कॉलेज कामा द बेल हैड रंग, या ऐसे भी लिखो द बेल हैड रंग व्हेन वी रीच्ड कॉलेज, सही दोनों है। चाहे ऐसे समझो चाहे मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, सेंस वही है। एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। घंटी बज चुकी थी वो पहले हो रहा, पास्ट परफेक्ट में लिखो। 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो चुका था, ठीक। तो 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो चुका था, तो इसकी अंग्रेजी हुई आई हैड बीकम, बीकम माने होना। ग्रेजुएट की किताब में स्पेलिंग दिया है GRADUAT। आई हैड बीकम ग्रेजुएट, ग्रेजुएट माने होता है स्नातक, जैसे BA BSc BCom ये सब कर लेना, उसे ग्रेजुएट कहते हैं, ठीक। आई हैड बीकम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हो चुका था। कब तक हो चुका था? 18 वर्ष की अवस्था में। इसकी अंग्रेजी होती है 18 वर्ष की अवस्था में, क्या मानिए एट द एज ऑफ 18, एट द एज माने अवस्था में, ऑफ 18 माने 18, ठीक। एट द एज ऑफ 18 माने 18 साल की अवस्था में, EIGHTEEN 18 माने 18। अगला, पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी, ठीक है। तो पहले 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। 2000 विलेज, 2000 गांव को लिखिए 2000 विलेज। हैड गाट, गाट गेट माने मिलना या प्राप्त होना, हैड गाट प्राप्त कर चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी लिख दो, बिजली का किताब में दिया है। हैड गाट इलेक्ट्रिसिटी, कब मिल चुकी थी? हाँ, पिछले वर्ष की समाप्ति तक। बाय द एंड ऑफ, बाय माने तक लिख लीजिए, बाय द एंड ऑफ पिछले साल की समाप्ति, लास्ट ईयर कर दीजिए, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर माने हो गया पिछले साल की समाप्ति तक, बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर। अगला है, जो कुछ मैंने उसके लिए किया उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो पहले उसने मुझे, कौन धन्यवाद दिया? उसने दिया, तो सब्जेक्ट लिख देंगे ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया। थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया, किसे दिया? मुझे दिया। किस लिए दिया? वो करेंगे, ये लिखना है। ही थैंक्ड मी फॉर, उसके बाद लगा देंगे फॉर, ही थैंक्ड फॉर मी, थैंक्ड, सॉरी फॉर नहीं लगेगा, थैंक्ड मी रहेगा, तब फॉर रहेगा। ही थैंक्ड मी फॉर, पहले यही बोले थे, ही थैंक्ड मी फॉर, उसने मुझे धन्यवाद दिया। फॉर माने के लिए, किस चीज़ के लिए? अब उसके बाद आप लिखोगे व्हाट, जो कुछ का अंग्रेजी, व्हाट, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, ठीक। मैंने उसके लिए किया, आई डिड फॉर हिम, फॉर व्हाट आई डिड, जो कुछ मैंने किया, फॉर हिम, उसके लिए। फिर सुन लीजिए, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिड फॉर हिम। अगला वाक्य है, यदि मैं वहाँ चला जाता तो वह मेरी मदद कर देता। इसकी अंग्रेजी होगा, इफ़ आई हैड गॉन देयर, यदि मैं वहाँ जा चुका होता या चला जाता, बात है केवल जो काम पहले होगा ना उसको पास्ट परफेक्ट लिखें। इफ़ आई हैड गॉन देयर, यदि मैं वहाँ चला जाता।
कामा लगाएंगे तो के लिए, वह मेरी मदद कर देता, इसकी अंग्रेजी लिखिएगा ही वुड हैव हेल्प्ड मी, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। इसमें एक ग्रामर का रूल आपको बता दें, जैसे यदि से आता है कभी कभी ता दो शब्द आते हैं, ता ते, दोनों उपवाक्यों के अंदर में ते आएगा या ता आएगा, तो उसमें क्या कि एक काम पहले होगा, एक काम, दोनों पास्ट में ही होंगे। तो अगर पहले वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा तो उसमें भी ता के लिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। यदि मैं वहाँ चला जाता ही, यानी कि मैं जा चुका होता तो वह मेरी मदद कर चुका, तो ही वुड हैव हेल्प्ड मी, वुड हैव साथ थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक, जैसे इसी तरह का और वाक्य जैसे बना देंगे, जैसे यदि राम बन ना गए होते तो दशरथ ना मरते, उसको भी इसी नियम से बनाया जाएगा। यदि मेरे पिताजी समय पर जाग गए होते तो चोर सामान न लूटता। इस तरह की भी बातें कभी कभी आती हैं। यदि मोदी प्रधानमंत्री ना बने होते तो नोटबंदी ना होती। ठीक, इस तरह की बात है ना, ऐसे ट्रांसलेशन ऐसे किया जाएगा। चलिए और भी वाक्य दो देख लेते हैं ताकि एक्सरसाइज समाप्त हो जाए। चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी। द ट्रेन हैड, सीटी देना का विसल दिया है, इसमें डी जोड़ दीजिए, द ट्रेन हैड विसल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। 2 टाइम्स, 2 बार कहेंगे, 2 टाइम्स लिखो या ट्वाइस लिख दो, TWIC, ट्वाइस माने 2 बार। द ट्रेन हैड विसल्ड ट्वाइस, चलने से पहले। बिफोर इट स्टार्टेड कह दो, या ठीक है, बिफोर इट स्टार्टेड, सब्जेक्ट इट लगा दो, स्टार्ट माने चलना, बिफोर इट स्टार्टेड कह दो, या डिपार्टेड भी कह सकते हो। क्लियर, बिफोर इट डिपार्टेड, सब्जेक्ट इट लगा दो ट्रेन के लिए। चुनाव जीतने के बाद वह अपने विरोधियों से भी प्रेम पूर्वक मिला था। तो ही है, हाँ, पहले वह अपने विरोधियों से प्रेम पूर्वक मिला था। तो ही मेट, वह मिला था, मिलना कहीं मेट होता है, मीट होता है सेकंड फॉर्म मेट। ही मेट हिज अपोनेंट्स माने होता है विरोधियों, ही मेट हिज अपोनेंट्स, वो अपने विरोधियों से मिला था। तो प्रेम पूर्वक अंग्रेजी किताब दिया अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली, प्रेम पूर्वक। उसके बाद जो है, हाँ, चुनाव जीतने के बाद, आफ्टर ही हैड वन द इलेक्शन, आफ्टर ही हैड वन माने जीतना, विन का थर्ड फॉर्म इलेक्शन। ठीक, तो इसके बाद आपको निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगली क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।